अधातुएं, नॉन मेटल्स। धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कंप्लीट पढ़ चुके हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है जस्ट नॉन मेटल्स की उसके अपोजिट हैं। जैसे मेटल्स चमकदार होती हैं, ये नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होती हैं। ये केवल ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो चमकदार होती है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कंडक्टर भी होता है, सुचालक भी होता है। नॉर्मली जो अधातु होती है वो जरूरी नहीं है सभी सुचालक हो, कंडक्टर हो। अधातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी का भी गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि अधातुओं में जैसे हाइड्रोजन आती है, कार्बन आता है, सल्फर आता है, फास्फोरस आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके अलावा जीनोन, रेडोन, क्रिप्टोन, ये गैसेज जो होती हैं सभी किसमें आती हैं? नॉन मेटल्स में आती हैं, अधातुओं में आती हैं। अधातुओं में सबसे पहली जो अधातु है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहली अधातु है, ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है ये, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसको आवारा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी रुक जाओ, पहले मैं लिखवाऊंगा, एक मिनट। इसको आवारा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आवर्त सारणी दो अभी तक हुई हैं। एक तो है मोजले की आवर्त सारणी, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और एक है एंशियंट, जिसको मेंडलीफ ने दिया था। एंशियंट वाली जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हाइड्रोजन को रखने का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। जब दुनिया में से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल कुछ भी नहीं बचेगा, तब किसका यूज होगा? हाइड्रोजन का। वर्तमान में हाइड्रोजन का यूज कहां होता है? एयर जेट विमानों में होता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का भंडारण करना इतना सुरक्षित नहीं है जितना एलपीजी सीएनजी का है। मतलब इसको बहुत ज्यादा सर्वाधिक ज्वलनशील मान वाला पदार्थ है ये, सर्वाधिक ज्वलनशील मान वाला पदार्थ है ये। यानी यदि एलपीजी का सिलेंडर फट जाए ना, तो 2 4 5 घरों को ही ले जाता है, आसपास के पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाता है। यदि हाइड्रोजन का सिलेंडर फट जाए तो ये मान लो पूरी गली खाली कर सकता है ये, इतना खतरनाक ज्वलनशील होता है। बहुत ज्यादा इसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है इसकी, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर तो देखो परमाणु बम गिरे थे। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आप सोचो 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे, उसका इफेक्ट आज भी वहां पर देखने को मिलता है। बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, जमीन बंजर भूमि हो चुकी है। तो सोचो हाइड्रोजन बम से कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। जहां ये एलपीजी का सिलेंडर इतना बड़ा आता है ना, हाइड्रोजन का सिलेंडर इतना बड़ा नहीं आएगा, बहुत छोटे छोटे सिलेंडर आएंगे हाइड्रोजन के। तो सर्वाधिक ज्वलनशील मान वाला तत्व है। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो निश्चित ही अपन किसका यूज करेंगे? हाइड्रोजन का। भाई पहले जब एलपीजी आई थी तो एलपीजी से डरते थे लोग। गांव में एलपीजी का सिलेंडर लगवाने के लिए महिलाएं बाहर से दूसरे को बुलाती थी, बाहर से स्टैंड पे से किसी आदमी को, या फिर डरती थी कि यार गैस है, आग नहीं लग जाए, क्योंकि शुरू शुरू में आया था कि साहब गैस में आग लग जाती तो मर जाते हैं, चूल्हे में आग लग जाती तो नहीं मरते क्योंकि वो तो इतनी सी होती है। गैस में आग लग जाती तो मर जाते हैं, एक गलतफहमी आई थी। सही बात भी सही है, गलतफहमी तो क्या है। तो थोड़ा डर था शुरू में कि यार एक नई चीज तो आई है गैस, लेकिन आग लग जाए तो उससे मर जाए, पूरा घर ध्वस्त हो जाता है, ये दिमाग वो था। तो महिलाएं डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका डर बाहर निकल गया। अब खुद ही रेगुलेटर लगा लेती हैं, खुद ही सारा काम कर लेती हैं, गैस पे खूब सारा खाना बनाती हैं। कई लोग तो इतने खतरों के खिलाड़ी होते हैं कि तीली से ऐसे चला के चेक कर लेते हैं कहीं लीकेज तो नहीं है। ये करते हैं ना ऐसे, तीली चेक करके ऐसे कर लेते हैं रेगुलेटर के चारों, ये लीकेज तो नहीं है। तो इतना मतलब डर खत्म हो गया। अब धीरे अब धीरे धीरे ऐसे डर खत्म होगा, एक दिन हाइड्रोजन का भी यूज ऐसे ही करेंगे। भाई हाइड्रोजन आएगा तो डर लगेगा, लेकिन हम तो पहले से खतरों के खिलाड़ी हैं, तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन को भी झेल लेंगे। पर दूसरी बात, ईंधन ही नहीं बचेगा तो चलाएंगे ही चलाएंगे। पहले गाड़ियों में गैस किट नहीं लगती थी, बहुत कम लोग लगवाते थे, डर था यार गाड़ी में गैस से आग लग जाती है। लेकिन आजकल देखो हम गवर्नमेंट ही अप्रूव करके देने लग गई। आजकल सीएनजी एलपीजी किट गवर्नमेंटेड गाड़ियों में अप्रूवल आती है पहले से। फिर दिल्ली के अंदर, बॉम्बे, बड़ी बड़ी सिटियों में तो मैक्सिमम गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं।
पेट्रोल इतना महंगा हो गया इसलिए एलपीजी का यूज कर रहे हैं। मरने से तो डर किसको है? किसी को नहीं है, तो एलपीजी का यूज करने लग गए। तो ऐसे हाइड्रोजन का भी यूज करेंगे करने को। तो सर्वाधिक ज्वलनशील मान वाला तत्व है, सर्वाधिक हल्की अधातु है ये, सर्वाधिक हल्की अधातु है, सबसे लाइटेस्ट नॉन मेटल है ये। मेटल पूछे तो कौन सी होगी? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। और नॉन मेटल पूछे तो कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी, याद रखना। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन है ये, यानी हाइड्रोजन से पॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि जल से बनाई जाएगी ऊर्जा, तो ये नॉन पॉल्यूटेड फ्यूल है ये। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूलतम ईंधन इसको माना जाता है। तो आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कहते हैं आवर्त तत्व कहा जाता है। ब्रह्मांड में सूर्य तारों पर सबसे ज्यादा मात्रा पर पाया जाता है, सूर्य तारों पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। सूर्य तारों पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। सभी अम्लों में जितनी भी एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्लों में प्राय निश्चित रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन है। तो ये सभी हाइड्रोजन की, सबका आंसर क्या है? एक ही है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, याद रखना। यदि हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा हीलियम। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन है तो फिर आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। वर्तमान में हाइड्रोजन का यूज कहां होता है? वर्तमान में हाइड्रोजन का जो उपयोग है वो किया जाता है रॉकेट ईंधन के रूप में। रॉकेट ईंधन तथा एयर जेट विमानों में किया जाता है। एक क्रिया होती है इसमें हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से संबंधित क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण, जिसको कहते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ये जो डालडा घी बनता है ना, वो डालडा घी कौन सी क्रिया द्वारा बनता है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि जब बसीय तेल, जो फैटी ऑयल होते हैं, बसीय तेल में जैसे पलमिटिक एसिड हो सकता है, ठीक है, लिनोनिक एसिड हो सकता है, या सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, अरंडी का तेल, तेल से साबुन बनते हैं। तो बस इनसे, और तेलों का उपयोग घी किस में किया जाता है? डालडा घी बनाने में करते हैं। डालडा घी का आप देखना उस पर डिब्बा रहता है, उस डिब्बे के ऊपर लिखा रहता है वनस्पति घी। वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तेल किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो जब वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, इसमें एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट काम में आता है जिसका नाम है निकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है यहां से। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब बसीय तेलों की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? वनस्पति घी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वनस्पति घी बनता है, डालडा घी बनता है। इस क्रिया को कहते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है जिसका नाम है, सॉरी पहले अपन पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स। समस्थानिक का मतलब होता है जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर उनका अलग अलग हो। 3 समस्थानिक इसके कौन कौन से? 1h1, 1h2 और एक है 1h3। 1h1 को कहा जाता है प्रोटियम, इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम, और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। एक D2O होता है जिसको भारी जल कहा जाता है, जिसको गुरुजल कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और प्रश्न आता है एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज कहां करते हैं? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया, उनमें डिमोडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। उस अभिक्रिया को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। तो इसका यूज करते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में, मंदक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इसका एक यौगिक है जिसका यूज एक तो रॉकेट ईंधन के रूप में, ऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में।
इसके अलावा जैसे कान वगैरह है, इनकी सफाई करने में भी करते हैं। पुराना कोई चित्र वगैरह है, फोटोग्राफ्स हैं, उनको क्लियर देखने के लिए, जैसे हमने सीआईडी वगैरह में देखा होगा, कोई पुराना फोटो मिल जाता है दया को, तो फिर वो उसको सानुके को लाके देता है, और उस पर डॉक्टर तारी का पता नहीं क्या वो केमिकल छिड़कती है, और वो क्लियर दिख जाता है, इमेज बन जाती है कि ये है। तो वो पुराने तेली चित्रों का रंग उभारने के लिए, यानी उनको एक तरह से स्पष्ट देखने के लिए भी यूज में आते हैं। ये कौन आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। नीचे लिखो अधातुएं, पहले हेडिंग डालिए। अधातु में लिखना, अधातुएं प्राय ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। तथा इनमें आघात वर्धनीय तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नीचे लिखना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, रेडॉन, जीनोन, क्रिप्टॉन, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, ठीक है। इसके बाद बोरॉन के बाद बताया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन आदि, ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं होती हैं। अब सबसे पहले हेडिंग डालो हाइड्रोजन। ये नोट कर लो। इसको न्यूट्रॉन रहित तत्व भी कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता भाई। 1H1, एक ही तो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है, एक के मास नंबर एक में से एक जाए तो क्या होगा? 0 होगा, यानी इसको न्यूट्रॉन रहित तत्व भी कहा जाता है। और न्यूनतम आकार वाला तत्व भी है ये, कैवेंडिश।
कहाँ? सूर्य से तारों पर सभी एसिड्स में, सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाने वाला तत्व। किसके? गुरुजल। गुरुजल। गुरु का मतलब था भारी। गुरु का मतलब था भारी, इसको गुरुजल भी कहते हैं। इस पर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का गुण होता है। जब न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। हम्म। बंदर। डिमोडरेटर। धीमा करना।
नीचे लिखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यौगिक इसका एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी यूजेज लिख लेना, एक तो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। दूसरा घावों की सफाई करने में, बाउंड वगैरह हो जाते हैं उनको सफाई करने में, घावों की सफाई करने में। तीसरा लिखो काले पड़े हुए चित्रों का रंग उभारने में, काले पड़े हुए चित्रों का रंग उभारने में। कान दांत आदि की सफाई करने में, कान दांत आदि की सफाई करने में। रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीडेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। नीचे 3-4 पॉइंट लिखेंगे। जैसे प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो चमकीली होती है? आयोडीन। कौन सी होती है? आयोडीन। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में पाई जाती है? ब्रोमीन। सबसे भारी नॉन मेटल कौन सी होती है? एस्टेटीन, जिसको दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है, दुर्लभतम तत्व। ठीक है। और किस अधातु के अंदर ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण होता है? आयोडीन में होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है जिसमें सॉलिड फेज में उसको गर्म करो, बिना लिक्विड फेज में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर में होता है, अमोनियम क्लोराइड में होता है, ठोस CO2 ड्राई आइस के अंदर होता है, ऐसे इसके अंदर आयोडीन में भी सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो विद्युत की कंडक्टर होती है? ग्रेफाइट होती है। ठीक है, तो नीचे लिखना, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। अगला पॉइंट लिखो, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, जो चमकीली होती है। इसमें सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। सब्लिमेशन यानी ठोस अवस्था में किसी को गर्म करो, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में चेंज हो जाए। अगला लिखो, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला लिखो, एस्टेटीन एक भारी अधातु है, हैवी नॉन मेटल। एस्टेटीन, एटी इसका सिंबल होता है। एस्टेटीन एक भारी अधातु है जिसको दुर्लभतम तत्व कहते हैं। अब हेडिंग डालिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है वैसे, और ये नॉन मेटल्स में आती है। भाई गैस, ठोस, लिक्विड सारे तो इसी में तो आएंगे, जो मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर। अब कोई मेटल्स है, कोई नॉन मेटल्स है, कोई गैस है, कोई द्रव है, कोई ठोस है। तो नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है। कलरलेस गैस होती है, यानी रंगहीन होती है, ऑर्डरलेस होती है, गंधहीन होती है, कोई गंध नहीं आती है इसमें। रासायनिक रूप से ये इनर्ट होती है, निष्क्रिय होती है ये, यानी बहुत कोई एक्टिव नहीं होती है, ये क्रियाशील नहीं होती है।
एनवायरनमेंट के अंदर 78% पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन का यूज कहां करते हैं? एक तो क्रायो प्रिजर्वेशन में किया जाता है, शीत परीक्षण में, यानी जहां बहुत कम टेम्परेचर पर, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो जनन द्रव्य का संरक्षण होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो होता है, जैसे सीमन बैंक वगैरह होती हैं जहां अंडाणु ओवम्स को रखा जाता है, स्पर्म को रखा जाता है, तो एक तो वहां नाइट्रोजन का यूज होता है, याद रखना। दूसरा, बर्फ फैक्ट्रियों में भी किया जाता है प्रशीतक के रूप में, वहां अमोनिया का विशेषकर यूज करते हैं, और अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक है। बर्फ फैक्ट्रियों में कूलेंट के रूप में अमोनिया का यूज करते हैं, और अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन का है। इसके अलावा अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया प्रोडक्शन में भी किसका यूज होता है? नाइट्रोजन का यूज होता है। ये जो एक तो होता है थर्मामीटर, और एक होता है पायरोमीटर। थर्मामीटर का यूज तो नॉर्मल टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं, और हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। और पायरोमीटर में किसका यूज होता है? नाइट्रोजन का यूज होता है। बायोयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर नाइट्रोजन के कुछ यौगिक हैं, जिसमें इसमें पहला एक यौगिक आता है अमोनिया, NH3। और अमोनिया की खोज की थी प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। अमोनिया एक तीखी गंध वाली गैस होती है, यानी अमोनिया रंगहीन तो होती है लेकिन गंधहीन नहीं होती है। ये, इसमें ऑर्डर होता है, इसके अंदर गंध आती है। अमोनिया को शौचालय गैस, टॉयलेट गैस के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है यूरिन में स्मेल जो आती है, उसकी उपस्थिति का कारण क्या है? उसकी उपस्थिति का कारण है अमोनिया या यूरिया या कार्बनिक पदार्थ। 12 बजे? नहीं, मेरे पास नहीं है। 12 से अमोनिया, NH3 को शौचालय गैस कहते हैं, टॉयलेट गैस भी कहा जाता है। और अमोनिया से आंसू भी आने लगते हैं, अश्रु गैस भी कहते हैं अमोनिया को। अमोनिया के छिड़काव से, जैसे कई बार भी पुलिस जो होती है वो भीड़ को इधर उधर करने के लिए अमोनिया का यूज भी करते हैं। अमोनिया के गोले दागे जाते हैं, अमोनिया गैस छोड़ी जाती है, जिससे आंसू वगैरह भी आने लग जाते हैं। एक इसका यौगिक होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जिसमें सब्लिमेशन का गुण भी होता है। और अमोनियम क्लोराइड का यूज एक तो ड्राई सेल बनाने में किया जाता है, शुष्क सेल बनाने में करते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है। बर्तनों पर कलई करने में, जैसे कढ़ाई वगैरह होती है ना, उन बर्तनों पर कलई होती है, उस कलई करने में भी किसका यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। एक इसका यौगिक होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, जिसका यूज सोने चांदी के शुद्धिकरण में करते हैं। इसके अलावा जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स, जैसे ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, TNT है, ठीक है, या इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ के अंदर जैसे डायनेमाइट है, पिक्रिक एसिड है, इनके प्रोडक्शन के अंदर भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, ये सारे किसके यौगिक हैं? नाइट्रोजन के ही कंपाउंड हैं। नीचे लिखना, नाइट्रोजन में लिखो, यह एक रंगहीन गंधहीन, यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, गैस है जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है। जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है। 78% पाई जाती है। नीचे लिखो, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। नीचे लिखो, नाइट्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन के उपयोग
पहला लिखना वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में। दूसरा लिखो क्रायोबैंक, क्रायोबैंक शीत परीक्षण, क्रायोबैंक। तीसरा लिखो अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया के उत्पादन में। चौथा लिखो उच्च तापमान मापने वाले मीटर में, उच्च तापमान मापने वाले मीटर में। अगला लिखो कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जनन द्रव्य संरक्षण में, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, जनन द्रव्य संरक्षण में। नीचे लिखो नाइट्रोजन की यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहला लिखना अमोनिया NH3, खोजकर्ता लिखना प्रीस्टले, डिस्कवर्ड बाय प्रीस्टले, प्रीस्टले। तो यह एक रंगहीन गैस है, यह एक रंगहीन गैस है जिसमें से तीखी गंध आती है, जिसमें से तीखी गंध आती है। इसे अश्रु गैस या शौचालय गैस के नाम से, इसे अश्रु गैस या शौचालय गैस के नाम से जाना जाता है, अश्रु गैस या शौचालय गैस के नाम से जाना जाता है। नीचे को अमोनिया के यौगिक, सॉरी अमोनिया की यूज, उपयोग, अमोनिया की यूज। पहला लिखना आइस फैक्ट्रीज में कूलेंट के रूप में, बर्फ फैक्ट्रियों में प्रशीतक के रूप में, बर्फ फैक्ट्रियों में प्रशीतक के रूप में। दूसरा लिखना यूरिया प्रोडक्शन में, यूरिया प्रोडक्शन में। तीसरा लिखो सफाई के काम में चिकनाई को दूर करने में, ये जो लिक्विड अमोनिया होती है इसकी बॉटल्स को कुछ समय पहले बर्फ में रखा जाता है, उसके बाद इनको खोला जाता है। डायरेक्ट गर्म अवस्था में नहीं खोलते हैं क्योंकि इनका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वाष्प दाब बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण बोतल का फटने का, टूटने का डर रहता है। तो नीचे एक्स्ट्रा लगा के पॉइंट लिख लीजिए, द्रव अमोनिया की बोतलों को द्रव अमोनिया की बोतलों को कुछ समय तक बर्फ में रखने के पश्चात खोला जाता है, खोला जाता है, क्योंकि द्रव अमोनिया का वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि द्रव अमोनिया का वाष्प दाब अधिक होता है। वेपर प्रेशर अधिक होता है। दूसरा कंपाउंड लिखना अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
को इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन। इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। उपयोग लिखना शुष्क सेल में, शुष्क सेल में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी रिएजेंट। मेडिसिन बनाने में, बर्तनों पर कलई करने में, बर्तनों पर कलई करने में, लेप किया जाता है जिससे नॉन स्टिक सरफेस बनाने के लिए। अगला इसका यौगिक लिखना नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड प्रीस्टले ने खोज की थी इसकी। हाँ, तो लाफिंग गैस कहते हैं, हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका यूज करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में एनिस्थीसिया के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। यूज लिख लेना, चिकित्सा क्षेत्र में निश्चेतक के रूप में, एनिस्थीसिया के रूप में। चिकित्सा क्षेत्र में निश्चेतक के रूप में। चौथा लिखना नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। नीचे देखो, यूज लिख लेना सोना चांदी के शुद्धिकरण में, सोना चांदी के शुद्धिकरण में। दूसरा लिखो तांबा पीतल कांसा आदि पर, तांबा पीतल कांसा आदि पर नाम लिखने तथा चित्र बनाने में, नाम लिखना तथा चित्र बनाने में। नेक्स्ट को डायनामाइट, पिक्रिक अम्ल आदि विस्फोटक पदार्थ बनाने में। डायनामाइट, पिक्रिक एसिड, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, 2-3 लिख लो, आदि विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो ये नाइट्रोजन के सभी क्या है, यौगिक हैं ये। अमोनिया है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सभी नाइट्रोजन के यौगिक हैं ये। अब लिखना कार्बन, कार्बन। कार्बन हमारे शरीर में दूसरा सर्वाधिक तत्व होता है। पहले नंबर पर तो पाया जाता है ऑक्सीजन, लगभग 65%, और सेकंड नंबर पर होता है कार्बन, लगभग 18% होता है, 18%। और कार्बन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में केवल हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन के रूप में पाया जाता है। बाकी कंपाउंड्स के रूप में होता है। कंपाउंड्स के रूप में जैसे शक्कर ले लो, ग्लूकोज, ठीक है, दूध, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सोप, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, रेशे, इन सभी के रूप में कार्बन पाया जाता है। कार्बन में एक गुण पाया जाता है श्रृंखलन का, कैटेनेशन, यानी एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इसलिए कार्बन के दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यौगिक ज्ञात हैं। लगभग 5 लाख से ज्यादा कंपाउंड्स हैं दुनिया में कार्बन के, जिनमें से कुछ के बारे में हम चर्चा
करेंगे। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, यानी एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। और कार्बन के रूप हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो कार्बन जिन रूपों में पाया जाता है उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है, अपर रूप कहते हैं। और एलोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं अपर रूप, एक तो क्रिस्टलीय, एक नॉन क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब तो होता है जिनकी संरचना स्ट्रक्चर निश्चित होती है, जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में पाया जाता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। इनकी स्ट्रक्चर निश्चित होती है, जैसे का हीरे की चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। ग्रेफाइट की परतदार होती है, षटफलकीय हेक्सागोनल होती है। जो फुलरीन है उसकी फुटबॉल नुमा होती है, गुंबद नुमा। लेकिन अक्रिस्टलीय, जैसे कोयला, कोयले की कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती। लकड़ी की कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती। काजल की कोई फिक्स नहीं होती। तो काजल, लकड़ी, कोयला, कोक, चारकोल, ये तो आते हैं अक्रिस्टलीय में। और हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आते हैं क्रिस्टलीय में। तो कल अपन पढ़ेंगे इसके क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। आगे कार्बन कल स्टार्ट करेंगे।